I'll try my best to explain the economics in the simplest word, and please keep watching till the end. Then you will understand what is economics. अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो एडम स्मिथ की बात करते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ जिसे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 1976 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसे वेल्थ ऑफ द नेशंस के भी नाम से जाना जाता है। इस बुक में एडम स्मिथ ने एक क्वेश्चन पोज किया था, व्हाट आर द काउजेज ऑफ द वेल्थ एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। किसी राष्ट्र की संपन्नता का क्या कारण है। और उसने अपने पूरे बुक में या यूं कहें कि उसके बुक का जो सेंट्रल पॉइंट था वो प्रोडक्टिविटी था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी राष्ट्र की जो संपन्नता का कारण है वो प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये कि जो राष्ट्र जितना प्रोड्यूस कर पाएगा या प्रोडक्शन क्षमता जिसकी जितना ज़्यादा होगी वो उतना ही संपन्न होगा। प्रोडक्शंस का मतलब ये है कि वो अपने रिसोर्सेज का जितना यूटिलाइज करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ जो भी कंट्री अपने रिसोर्सेज का ज़्यादा और ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखें, अफ्रीकन कंट्री के पास बहुत रिसोर्सेज है लेकिन अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करने के कारण वो पुअर कंट्री हैं। और एक छोटा सा देश जापान है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसका वो फुलेस्ट यूटिलाइज करता है या ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, तो वो दुनिया के अमीर देशों में है। और प्रोडक्टिविटी को आज भी हम किसी भी कंट्री के प्रोस्पेरिटी को चेक करने का एक स्टैंडर्ड मानते हैं। जीडीपी जिसको कहते हैं, जीडीपी इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी। जीडीपी किसी भी कंट्री की प्रोडक्शन क्षमता को बतलाता है कि एक कंट्री ने एक साल में कितना प्रोड्यूस किया या उसके ग्रोथ कितना हुआ उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में। तो इस प्रोडक्टिविटी को आज भी हम मेजर करते हैं किसी कंट्री के प्रोस्पेरिटी को चेक करने के लिए। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो यूटिलाइजेशंस ऑफ द रिसोर्सेज की बात करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि हमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि अगर अपने सारे रिसोर्सेज को हम एजुकेशन फैसिलिटी में लगाते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी रह जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रह जाता है। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली डिस्ट्रीब्यूट करना है या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता तो हमारे पास पॉवर्टी नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होता, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा होता, एजुकेशन सेक्टर हमारा अच्छा होता। अच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी है और इसी रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अगर रिसोर्सेज की कमी नहीं होती तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। ओके, अब एडम स्मिथ की डिस्कशंस को देखें। एडम स्मिथ ने क्या कहा, सबसे पहला पॉइंट देखें तो दैट इज उसने कहा कि हाउ अ नेशन क्रिएट्स वेल्थ। अगर इकोनॉमिक्स में अगर सब्जेक्ट भी देखें तो एक चीज़ हम पढ़ते हैं कि हाउ अ नेशन क्रिएट्स अ वेल्थ, ओके, या हाउ टू क्रिएट वेल्थ फॉर अ नेशंस। ओके, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात की। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्टिविटी को भी पढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि एक कंट्री कितना प्रोड्यूस किया। प्रोडक्शंस का तब होगा जबकि हमारा डिमांड होगा। इसका मतलब होता है प्रोडक्शंस का मतलब सप्लाई। सप्लाई होगा तभी तो प्रोडक्शंस करेंगे। अगर लोग चाहेंगे नहीं तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं डिमांड है देन प्रोडक्शंस है। लोग अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ प्रोड्यूस्ड। हेल्थ केयर फैसिलिटी, रोड, ट्रांसपोर्ट, वर्क, क्लोथिंग, फूड, ये सारा चीज़ प्रोडक्शंस में आता है। और बहुत सारे सर्विसेज भी आते हैं, सारे सर्विस आते हैं इनफैक्ट। तो प्रोडक्शंस तभी होता है जब डिमांड होता है। तो इकोनॉमिक्स में दूसरा जो सेंट्रल थीम है वो डिमांड एंड सप्लाई है।
इट मीन्स इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हैं। तीसरा हमने एक पॉइंट अभी बताया, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हम स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही हुई है बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स स्कैर्स नहीं होता तो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं थी कि हाउ टू पुट टू यूज़ दिस रिसोर्सेज, हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लें ऐसे रिसोर्सेज से, अपने रिसोर्सेज से। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बात इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडम स्मिथ ने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत की थी। इससे पहले ऐसा नहीं कि इससे पहले हमारे पास इकोनॉमिक्स नहीं था, इससे पहले चाणक्य का अर्थशास्त्र था, ग्रीस में इकोनॉमिक्स था, बट दीज आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो चाणक्य का जो इकोनॉमिक्स था वो जो स्टेट पॉलिसी होता है, एक स्टेट का इकोनॉमिक पॉलिसी होता है वो था, मतलब एक राजा को कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी कंडक्ट करना चाहिए, टैक्सेशन पॉलिसी पे बेस्ड था। बट दिस वाज द इकोनॉमिक्स, स्टिल वी स्टडी दैट चाणक्य इकोनॉमिक्स, एंड ग्रीस में था। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ के बाद शुरुआत हुई है, और एडम स्मिथ के डिस्कशंस के बाद शुरुआत हुई है। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। साइंस ऑफ वेल्थ कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि धन कैसे कमाया जाए। साइंस ऑफ वेल्थ कहने का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्र धन कैसे अर्जन करता है, प्रॉस्पर कैसे बनता है, हाउ अ नेशन क्रिएट्स अ वेल्थ इन ऑर्डर टू बी प्रॉस्पर। अब वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में पॉवर्टी नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी सबसे अच्छा हो, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन सबसे अच्छा हो। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ वेल्थ। ओके, और ये इसका डिस्कशंस अगर लास्ट ईयर का 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे देखें तो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द एडम स्मिथ थ्योरी हाउ टू क्रिएट अ वेल्थ, या हाउ अ नेशन क्रिएट्स अ वेल्थ। ओके, तो ये एक एडम स्मिथ का डिस्कशन था। और कौन कौन से टॉपिक इकोनॉमिक्स में आते हैं हमने देखा, प्रोडक्टिविटी, डिमांड एंड सप्लाई, स्कैरसिटी, दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। बट नाउ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हाउ यू विल डिफाइन द इकोनॉमिक्स, आप कैसे डिफाइन करोगे? In a simple words, you can define economics is a subject or discipline in which we study about the economic activities performed by economic agent in an economy. Okay, this is the very simplest definitions. जिसमें हमने ये कहा कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कि एक इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो करता है उसे इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। अब हमने यहाँ 3 टर्म यूज़ किया, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एजेंट एंड इकोनॉमी। ओके, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ परफॉर्म बाय द इकोनॉमिक एजेंट इन एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ या तो इकोनॉमिक होती है या नॉन इकोनॉमिक होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व। Okay, in non-economic activities are those activities that we do out of love and affections. Say for example, I am teaching you for the purpose of money, that is economic activity. If your father, mother and brother will teach you out of love and affection, that will be called as non-economic activities. Okay, और the major economic activities है किसी country का productions है, consumptions है and distributions है। अगर हम प्रोडक्शंस की बात करें तो आप देखें कि प्रोडक्शंस में मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसे के लिए लोग प्रोड्यूस करते हैं, एक इकोनॉमिक डिसीजंस है। सेम कंजम्पशंस में भी मनी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशंस में भी मनी इन्वॉल्व है। ओके, या ऑल्टरनेटिवली यू कैन से दैट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अ कंट्री। और इकोनॉमिक्स में इसी का अध्ययन हम करते हैं। ओके, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करता है उसे हम इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। जो इकोनॉमिक एजेंट का डिफिनेशंस है कि दोज हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन वी कॉल इकोनॉमिक एजेंट्स। और ऑल्टरनेटिवली यू कैन से दैट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस और हाउस होल्ड हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस वी कॉल्ड और नॉन एज इकोनॉमिक एजेंट।
एंड हाउस होल्ड क्या करता है कि बाइंग डिसीजंस लेता है कि कितना खरीदना है, कब खरीदना है, कितने में खरीदना है। एंड जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई से रिलेटेड डिसीजन लेता है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने में प्रोड्यूस करना है। गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइन करता है, डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन लेता है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है। दीज आर द इकोनॉमिक एजेंट्स। अब तीसरा जो टर्म है वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी का मतलब होता है जोग्राफिकल एरिया वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। एक ऐसा एरिया जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, जहाँ के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसको इकोनॉमी कहते हैं। जनरली ये कंट्री होता है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, जापानीज़ इकोनॉमी की बात करें, इसका मतलब जापान में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है जो उसकी बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में। ओके, बट ये जो जोग्राफिकल एरिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, कोई सोसाइटी भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, इकोनॉमी ऑफ द district, economy of the society. Okay, but in macroeconomic, in generally we take it as a nation, like economy. Which economy you are talking about? Indian economy. Okay, this is the three terms of definitions: economic activities, economic agent एंड इकोनॉमी। ये आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी आप डिफाइन करो सब्जेक्ट को, सॉरी डिफिनेशंस को डिफाइन करने के बाद यू नीड टू एक्सप्लेन दिस थ्री टर्म्स। when you will explain what is economic activities, you need to write production, consumptions and the distributions. When you write about the economic agent, you need to write individual, household, government, financial institution. These are the economic institutions, economic agent, because they takes economic decision. And third one is economy. Economy is a geographical area where the economic activities are performed. Okay, it may be a country, state or districts or any society. These three terms is very important in order to define the economics. Now, जब हम किसी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की स्टडी करते हैं तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का स्टडी करने का मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इसमें डिमांड और सप्लाई आ जाता है, लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, प्रोडक्शन फंक्शंस आ जाता है, मार्केट आ जाता है। ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट मेजर्स की स्टडी करते हैं, या कह सकते हैं कि व्हेन वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल वी कॉल इट मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी एज अ होल कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे इकोनॉमी का स्टडी करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिंगल इंडिविजुअल फर्म के प्रोडक्शंस की बात की, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश के प्रोडक्शंस की बात करते हैं, टोटल जीडीपी। ओके, इसी तरह से टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स और एग्रीगेट मेजर्स हैं, क्योंकि इसके टोटल्स में हम लेते हैं। सिंपल डिफिनेशंस है, when we study the single economic agent we call it microeconomics. When we study the aggregate measure or economy as a whole we call it microeconomics. In macroeconomics the subject is total productions of the country, total employment, total unemployment, poverty, total international trades, export, import. These are the some of the concepts of the area of the macroeconomics. In microeconomics we study individual firm, individual consumer, demand and supply, elasticity of demand, market structure, monopoly. These are the some of the topics under the microeconomics. Okay, तो ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स था। इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के शुरुआत से टॉपिक लेंगे और आगे बढ़ेंगे वन बाय वन। बेसिकली हम NCERT फॉलो करेंगे। ओके, इफ एनीवन हु वांट टू फॉलो विद अस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वी हैव द अदर चैनल दैट्स नेम इज मेधावी कॉमर्स, अंडर विच यू कैन स्टडी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स विद मी।